है दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, कैसे उनको दीवानी राइट्स मिले, कैसे उनकी जो वो सिर्फ ट्रेड करने आए थे और कैसे उनकी जो टाइटल पावर टाइम के साथ इंक्रीज़ हो गई थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, किसने डिमांड रखी, ये सब मैंने आपको कल बताया था। अब मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि जो 1757 और 1764 की जो वॉर थी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद में जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनकी टाइटल पावर इंक्रीज़ हो रही थी, उनको रिवेन्यू जो ना हमारे इंडिया से ही मिल रहा था, उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। तो अब क्या, उनकी पावर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही थी। अब ये चीज़ जो क्राउन था ना, उसको भी दिख रही थी कि कंपनी की जो पावर ना वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो कंपनी की पावर को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश क्राउन है वो रेगुलेटिंग एक्ट लाती है 1773। तो इसको अब हम लाइन टू लाइन पढ़ते कि इस एक्ट में क्या क्या आया था। This act was of great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affair of the East India Company in India। ये पहला स्टेप था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डे बाय डे उसकी पावर इंक्रीज हो रही थी। एंड इट रिकग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसका फाउंडेशन रखा गया था इंडिया के अंदर। अब इसके कुछ की फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं। It designated the governor of the Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him, and the first such Governor General was Lord Warren Hastings। अब उस टाइम था क्या, जो बंगाल के जो गवर्नर थे और बॉम्बे के जो गवर्नर थे और मद्रास के जो गवर्नर थे, वो सब अपना अपना काम अलग से करते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जो बंगाल थे ना, बंगाल के थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन दे दिया था। और जो ये बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको सबऑर्डिनेट बना दिया था बंगाल के। मतलब सबसे ऊपर बंगाल होगा, उसके नीचे फिर ये बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर होंगे। और जो पहले जो गवर्नर जनरल थे ना, उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और ये जो गवर्नर जनरल थे, इनकी हेल्प करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंट सब ऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे के जो गवर्नर थे और मद्रास के प्रेसिडेंसी जो गवर्नर, उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। It provided for the establishment of the Supreme Court at Calcutta 1774, comprises 1 Chief Justice and 3 other judges। अब इसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो कोलकाता में 1774 में थ्रू रेगुलेटिंग एंड 1773 के थ्रू ही हुआ था। उस टाइम एक तो चीफ जस्टिस होते थे और 3 अदर जजेस होते थे। और जो पहले जो चीफ जस्टिस थे ना, उनका नाम था एलिजा इम्फे। It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting presents or bribe from native। इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो उनको डिसअलाउ कर दिया था कि वो कोई भी किसी भी प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और किसी भी नेटिव से वो ब्राइब नहीं ले सकते। मतलब एक तरह से करप्शन बंद कर दिया था। It extended the control of British government of the company by requiring a कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक नई बॉडी बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन द इंडिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए, एक तो इसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल के तो गवर्नर थे, उनको क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और बॉम्बे के और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनको सब ऑर्डिनेट बना दिया था बंगाल के। और सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था कोलकाता के अंदर 1774 के अंदर। और जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था एलिजा इम्फे। और एक नई बॉडी बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। और जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, जिनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उनको असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी।
ठीक है, तो आगे आज के लिए हम इतना ही। कल हम अमेंडिंग एक्ट 1781 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।